नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम वीरेंद्र सैनी है। तो मैं आपका द कैटलिस्ट अकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। तो मेरा चैप्टर चल रहा था द इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसकी लाइन होती है, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। और लाइनों से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है दो चार्जों के कारण वो पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हम कूलम्ब फोर्स जो दो चार्जों के कारण, और सुपरपोजिशन का सिद्धांत, और इसके बाद हम इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है हमारा। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कल थोड़ी बहुत बात की थी इसकी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जो पेयर ऑफ इक्वल चार्ज होते हैं लेकिन उनका जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं दोनों होते हैं, उनके मध्य सेपरेशन दूरी होती है जो वो बहुत कम होती है। इसके कारण जो जो ये कॉन्फ़िगरेशन जो व्यवस्था बनती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमने एक तो एक्सियल लाइन पर और एक इक्वेटोरियल लाइन पर, मतलब एक अक्षीय रेखा पर और एक विषुवतीय रेखा पर हमने हमने डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इन लाइनों के कारण। ठीक है। इसके बाद जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो बनती हैं उसका भी बताया था। एक बार फिर से देख लो कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो इस तरीके से फील्ड लाइन बनती है। और हमने जो कल निकाला था जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण, ये बोलते हैं इसे एक्सियल लाइन, इसे बोलते हैं एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था वो क्या निकला था, ई वेक्टर बराबर 2 kp वेक्टर अपॉन आर क्यू। जो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल की डायरेक्शन सेम रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की डायरेक्शन सेम रहती है। ठीक है। और किस प्रकार डिपेंड करता है, 1/r के ऊपर। और दूसरी बात की थी हमने इक्वेटोरियल लाइन पर। ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। और जो इक्वेटोरियल लाइन होती है विषुवत रेखा होती है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लंबवत तल में इलेक्ट्रिक डाइपोल की लंबवत रेखा होती है उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इस पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था इसे बोल देते हैं ये, इसे बोल देते हैं ई, इक्वेटोरियल। ठीक है। ये क्या निकला था हमारा, के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू। और जो इक्वेटोरियल लाइन पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल की डायरेक्शन दोनों की अलग अलग थी। ठीक है। तो यहाँ माइनस आया था, ईवी की वेक्टर बराबर माइनस के पी अपॉन आर क्यू। एक तो ये बात हो गई हमारा डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन पर। ठीक है। अब जो एक्सियल लाइन इस पर निकाला था, इक्वेटोरियल लाइन इस पर निकाला था हमने, इस पॉइंट पर। ठीक है। लेकिन अदर भी तो और भी तो बिंदु हैं इसके रेस्पेक्ट में, इनके रेस्पेक्ट में। तो इन पर क्या होगा, ये भी तो बिंदु हैं इसके अलावा। तो इन पर क्या होगा, तो इन पर हम आज निकालेंगे। ठीक है। वो क्या रहता है, जनरली इसे बोल देते हैं हम। अब किसी बिंदु पर इनके अलावा इन बिंदु पर निकालते हैं, वो क्या होता है, एक तरह से जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है। अब जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए मान लो कि माइनस की चार्ज ले, इधर प्लस माइनस लिखा लेकिन मैंने इधर रख दिया, ये माइनस और ये प्लस की, दोनों का परिमाण का चार्ज का परिमाण सेम है लेकिन चार्ज माइनस और प्लस है। ठीक है। और इसके कारण हम जो पी बिंदु पर निकालते हैं, और पी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सबसे पहले, तो हमारी बात आती है इस पर डाइपोल। तो डाइपोल की डायरेक्शन किधर होती है, माइनस से प्लस। तो डायरेक्शन किधर होगी डाइपोल की, माइनस से प्लस। ठीक है। अब ये तो डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस। अब जो डाइपोल है ये तो इधर जा रहा है, लेकिन जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो किसी मान लो डाइपोल की डायरेक्शन थीटा एंगल पर इस बिंदु पर निकालते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम जो थीटा एंगल है और जो हमारी जो लाइन है वो डाइपोल को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं इसको। एक तो मान लो इस रेखा के लंबवत तल में, इसे बोल देते हैं मान लो इसे थीटा के 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। और जो ये वाली रेखा है थीटा के जो किनारों पर है, थीटा के जो जस्ट बगल में है, उसे बोलते हैं पी कॉस थीटा। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। इस तरह से जो बी पी वेक्टर है हमारा, जो पी वेक्टर डाइपोल है, तो इस तरह दो कंपोनेंट आ गए, पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा। तो एक तरह से जो कंपोनेंट है दो डाइपोल हो गए हमारे पास, एक तो पी साइन थीटा और एक पी कॉस थीटा। अगर हम दो डाइपोलों को हम
इसमें देख रहे हैं डायग्राम में, एक तो हम दो डाइपोल हो गए और दो डाइपोलों के कारण हम पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पी कॉस थीटा की डायरेक्शन किधर है, इधर। ठीक है। और ठीक है, पी कॉस थीटा की लाइन क्या है, ये वाली। और हम इसी बिंदु पर, इसी एक्सियल की लाइन पर, इसी रेखा के अनुदिश हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो पी कॉस थीटा क्या हो जाएगा। जो पी कॉस थीटा है कहाँ स्थित है, एक्सियल लाइन पर। किस लाइन पर, एक्सियल लाइन पर। ठीक है, पी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक्सियल लाइन पर। मान लो इलेक्ट्रिक के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इसका नाम दे देते हैं ई आर। ई आर क्यों दे देते हैं, क्योंकि ये रेडियल डायरेक्शन है। मान लो यहाँ से दूरी इसकी आर है, इसकी दूरी क्या देते हैं नाम, इसको आर। ठीक है, ई आर नाम दे दिया। अब उसके बाद जो हमारा पी साइन थीटा है, अब पी साइन थीटा जो कंपोनेंट है, जो पी साइन थीटा डाइपोल है, अब जो पी बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसकी जो ये लाइन और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। और जो परपेंडिकुलर डाइपोल, ये वाला डाइपोल, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट, जो कंपोनेंट निकला डाइपोल का, वो इसके लंबवत रेखा पर विद्युत क्षेत्र निकला है। अगर लंबवत विद्युत क्षेत्र हो गया तो इसे क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। किसके रेस्पेक्ट में, पी साइन थीटा के रेस्पेक्ट में। अब जो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसके क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, हमने पहले भी पढ़ा चुका है कि जो इक्वेटोरियल लाइन होती है, जो एक्सियल लाइन होती है, उसमें तो डायरेक्शन सेम रहती है डाइपोल मोमेंट की और इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हमने पी कॉस्ट इधर है और ई आर भी इधर हो जाएगा। लेकिन जो इक्वेटोरियल लाइन है पी साइन थीटा के, वो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की विपरीत साइड होती है। तो पी साइन थीटा इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है, तो हम इसका दूसरा नाम दे देते हैं, ये मान लो एक्सियल लाइन बोल दो इसे, और इसे ई ई, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये तो एक्सियल लाइन के कारण आ गया और ये इक्वेटोरियल लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, ये दो डायपोलों के कारण जो हमारे कंपोनेंट है। ठीक है, इसके बाद और पी साइन थीटा किसके कारण है, इक्वेटोरियल। ठीक है, पी साइन थीटा किसका कंपोनेंट है, इक्वेटोरियल लाइन, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो कि इस रेखा के लंबवत। अब निकालते हैं, हम पहले भी निकाल चुके हैं कि जो इक्वेटोरियल लाइन होती है हमारी, जो एक्सियल लाइन होती है हमारी, इस एक्सियल लाइन पर हम निकाल चुके हैं कि उस पर जो विद्युत क्षेत्र निकलता है वो क्या आता है, 2kp अपॉन आर की होता है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, पी कॉस थीटा कंपोनेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यू। ये डिस्टेंस क्या है, आर। और ई आर, ई की बात करें तो जो पी साइन थीटा के कारण आएगा, पी साइन थीटा क्या है, इक्वेटोरियल लाइन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका क्या निकाला था हमने, केपी अपॉन केपी, पी वाला कौन सा है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट, अपॉन आर क्यू। तो इस प्रकार से हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाते हैं। अब इनका जो रिजल्टेंट रहेगा, ये तो ये वेक्टर की दिशा इधर है, ई की दिशा है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, इसके बीच में आएगा। इसका नाम दे देते हैं ई। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ई। तो जो रिजल्टेंट हम निकालते हैं वो किस प्रकार निकालते हैं, दोनों का वर्ग कर कर और अंडर रूट में देखा, ये स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर, ई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा रिजल्टेंट, क्योंकि ये भी आता है ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर पर 2 ई कॉस थीटा, कॉस थीटा, लेकिन थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने के कारण कॉस थीटा 0 हो जाता है, इसलिए ये हमारा आ जाता है। अब इसमें इसका मान रखते हैं, जो ये का मान रखते हैं तो क्या आता है, ये हो जाएगा, स्क्वायर करते हैं तो 4k² पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर की पावर 6 प्लस ई का मान रखते हैं तो k² टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर 6 का भी होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम जो सेम है हम वो कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे k² पी स्क्वायर अपॉन आर की पावर 6, इसको बाहर लेते हैं तो क्या आएगा, के पी अपॉन आर क्यू। ठीक है, और अंडर रूट में क्या बचेगा, देखो अंडर रूट में बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर
थीटा। इसके बाद हम के पी अपॉन आर क्यू, के पी अपॉन आर क्यू। अब जो फोर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है या साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिखो फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये क्या आ जाएगा, के पी अपॉन आर क्यू। अब कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर घट गया, इसमें क्या बचा, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, इसे वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। ये क्या निकल के आया, E बराबर के पी अपॉन आर क्यू अंडर रूट वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। ये निकल के आ गया हमारा जनरल फॉर्मूला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल के कारण होता है किसी एंगल पर, जनरल फॉर्मूला। इसे हम चेक भी कर सकते हैं। अगर चेक करना चाहें हम कि एक्सियल लाइन पर क्या होता है, कि एक्सियल लाइन पर थीटा बराबर जीरो हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर थीटा बराबर जीरो रखते हैं तो थीटा बराबर cos का थीटा वन हो जाएगा। वन वन प्लस थ्री बराबर चार, चार अंडर रूट दो हो जाएगा। तो ई बराबर टू के पी अपॉन आर की वो निकल के आ जाएगा एक्सियल लाइन का, जो हमने पहले निकाल चुके हैं। अगर इक्वेटोरियल बात करते हैं तो 90 डिग्री थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हैं, तो थीटा बराबर 90 डिग्री रखने पर ये जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या, केवल ई बराबर के पी अपॉन आर क्यू। इस तरह से हम जो एक्सियल लाइन पर निकल, वो इक्वेटोरियल लाइन पर निकल जाएगा। इसके बाद ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाता है ये, ठीक है। ये हमारी डायपोल की बात होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो डायपोल होता है इसके मतलब क्या है, डायपोल मतलब दैनिक जीवन में इसके उदाहरण। देखिए, जो भी अणु होते हैं ज्यादातर, उनका जो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस दोनों एक बिंदु पर केंद्रित रहते हैं। केंद्रित रहने के कारण पर जो डायपोल मोमेंट है टोटल जीरो रहता है। मतलब एक तरह से ध्रुव अध्रुवीय अणु कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय अणु। लेकिन जैसे कि उन्हें जो इन्हें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यह पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज खिसक जाते हैं। खिसक जाने के कारण क्या होता है, ध्रुवीय अणु होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अणु भी होते हैं जो जो इलेक्ट्रिक बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के रखने पर भी वो ध्रुवीय होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि HCl और H2O। इन अणुओं में होता क्या है कि जो H1Cl, जो H पर स्लाइटली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और Cl पर स्लाइटली माइनस चार्ज होता है, ठीक है। और इन पर प्लस और माइनस चार्ज होने के कारण, लेकिन टोटल चार्ज तो जीरो है। लेकिन जो सेपरेशन बात करते हैं, ये डेल प्लस और ये डेल का मतलब स्लाइटली मतलब थोड़ा बहुत प्लस चार्ज, और इस पर माइनस चार्ज। अब जो डायपोल की डायरेक्शन है किधर होती है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। अब इस पर जो डायपोल मोमेंट क्रिएट होने के कारण ये क्या कहलाता है, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं, ठीक है। इसमें डायपोल मोमेंटम नेट डायपोल मोमेंट होता है इसमें, ठीक है। अब H2 की बात करते हैं कि हम जानते हैं कि H2 इस प्रकार होता है, ठीक है। अब वो हम जानते हैं कि इस स्लाइड पर नेगेटिव चार्ज होते हैं इस पर, और H पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब इस पर जो डायपोल मोमेंट देखते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर होती है, इसकी डायरेक्शन इधर होती है डायपोल मोमेंट की, लेकिन रिजल्ट किधर होगा, इधर। इस पर भी पी नेट बराबर नेट इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इस प्रकार इस पर H2O में भी जो डायपोल मोमेंट क्रिएट होने के कारण ये ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। लेकिन कुछ जैसे कि O2 की बात करें, CO2, N2, ये अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य बंध को देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें इसमें भी माइनस चार्ज होता है, इसमें माइनस चार्ज होता है, लेकिन सेम प्रकार के चार्ज होने के एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये अध्रुवीय अणु। जैसे CO2 की बात करते हैं, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव। इस पर जो डायपोल की डायरेक्शन है इधर रहेगी, इसके कारण इधर रहेगी, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसके कारण इस पर जो पी नेट है वो जीरो आता है। और पी नेट जीरो होने के कारण इसमें कोई ध्रुवीयता नहीं आती है। तो ये क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय, ठीक है।
क्या कहलाते हैं ये? अध्रुवीय अणु। इस प्रकार से हमारे डेली लाइफ में उदाहरण हो सकते हैं। तो डायपोल के कारण ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु में हमने डिवाइड किया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जैसे कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारी जो जो सरफेस टेंशन होती है, सरफेस टेंशन के बारे में आप 11 में पढ़ चुके हैं, वो किस कारण क्रिएट होता है? वो भी डायपोल के कारण, क्योंकि H2 अणु क्या होता है, उसमें डायपोल मोमेंट होता है नेट। डायपोल मोमेंट नेट होने के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जनरेट करने के कारण क्या है? वो फोर्स लगाता है सतह पर, जिसके कारण जो सरफेस टेंशन महसूस कर पाते हैं। ये हमारे डेली लाइफ के उदाहरण हो जाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक डायपोल की। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का हम व्यवहार देखना चाहें, कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना चाहें, जैसे कि ये हमारा इलेक्ट्रिक क्षेत्र है, ये क्या है? यूनिफॉर्म। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डायपोल। यूनिफॉर्म मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक दूसरे के समांतर रेखा है। इसमें प्रत्येक जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम है। कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम रहेगा। इसमें इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसमें एक डायपोल रखते हैं, अगर हम इसमें एक डायपोल रखते हैं तो वो क्या क्या होगा उसमें? तो उसको देखते हैं। ठीक है, मान लो कि ये डायपोल है, ये डायपोल है, यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। ये हमारा डायपोल है। ठीक है, इसके बाद अब हम इसको देखते हैं। मान लो डिस्टेंस है इसकी डी, डायपोलों के मध्य की दूरी। ठीक है, क्या है डिस्टेंस? डी, दोनों डायपोलों, दोनों चार्जों की बीच की दूरी। अगर हम देखें प्लस क्यू चार्ज पर, अब कुछ ना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। लेकिन फोर्स किस दिशा में लगेगा? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की साइड है, और जहां से ये निकलती है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस पर अंत होती है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह से तो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर इस दिशा में लगेगा बल या इस दिशा में लगेगा? जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की हो जाती है, तो माइनस के कारण ये इस पर इधर बल लगेगा, क्योंकि अट्रैक्शन इधर हो गया होगा। तो एफ वेक्टर बराबर क्या बल लगेगा इस पर? क्यू ई वेक्टर इस दिशा में। ठीक है, और जो माइनस चार्ज है क्यू चार्ज है इस पर इसके विपरीत साइड में लगे, एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। इस तरह से हम देख रहे हैं जो डायपोल के जो पॉइंट चार्ज है उन पर जो फोर्स है उनका जो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। और जो डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण जो एफ नेट वेक्टर निकल के आता है, हमारा जो एफ नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा? जीरो। अब जीरो होने के कारण अब जो डायपोल पर जो नेट फोर्स जीरो लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें एक्सीलरेशन या त्वरण उत्पन्न नहीं होता, इसमें कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं रहेगी। इसमें क्या नहीं रहेगी? ट्रांसलेशन मोशन, मतलब स्थानांतरीय गति नहीं करेगा ये, या स्थानांतरीय गति नहीं करेगा। ये क्या नहीं करेगा? स्थानांतरीय गति नहीं करेगा, अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। लेकिन जो हम बात कर देंगे जैसे पॉइंट है इस पार्टिकल, ठीक है, इस पर टोटल फोर्स जीरो होता है तो अपनी जगह स्थिर रहता है। लेकिन ये पॉइंट इस वस्तु पर, इस डायपोल पर, इस पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इस पर जो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग बल लग रहा है, लेकिन सेम है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पर लगता है, तो एक तरह से क्या होता है उसमें एक घूमना स्टार्ट कर दिया। घूमना किस कारण स्टार्ट करती है? एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, जिसके कारण क्या होगा? ये रोटेट करने लगेगा। वो रोटेट किस कारण कर लेगी? वो टॉर्क के कारण करेगी। अब टॉर्क क्या होता है कि जो टॉर्क होता है वो होता है बल इंटू बल इंटू दूरी। बल इंटू क्या होता है? दूरी, और दूरी लेते हैं लंबवत हमेशा। ठीक है, अब जो टॉर्क निकल के आएगा, बल क्या लग रहा है? एफ गुना डिस्टेंस क्या हो जाएगी? मैं बताया था लंबवत। मान लो ये फोर्स लाइन है, इसके लंबवत
ये दूरी, इस फोर्स के लंबवत ये दूरी हो जाएगी। या फिर ये ले लो, ये वाली फोर्स लाइन ले लो, इसके लंबवत इस माइनस क्यू चार्ज पर इसको लंब डाल दो, कोई सी ले लो। ये डी दूरी है, मान लो जो जो हमारा पीई वेक्टर है किस दिशा में रहता है, माइनस से प्लस क्यू, ये पी वेक्टर है और ई वेक्टर इधर है, तो इसके जो मध्य कोण है थीटा है मान लो, ठीक है। अब जो ये वाली दूरी है ये क्या हो जाएगी, इसकी कंपोनेंट निकालते हैं तो डी साइन थीटा। जो मान लो ये वाली और ये वाली यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी साइन थीटा। अब डी साइन थीटा दूरी क्या हो जाएगी, डी साइन थीटा। इसके बाद जो एफ एफ है हमारा क्या आता है, क्यूई, क्यूई डी साइन थीटा, ठीक है। तो बराबर क्यूई डी साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि जो जो क्यूडी होता है इसको एक जगह लिख देते हैं, जो क्यूडी होता है वो क्या हो जाएगा, पी, तो पी ई साइन थीटा, ठीक है। अगर हम पढ़ चुके हैं जब साइन आता है तो किस किस वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं उसको, क्रॉस क्रॉस में लिखते हैं। तो टॉ वेक्टर बराबर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इस प्रकार से हमारा एक टॉ वेक्टर निकलता है। और टॉ वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, पी वेक्टर इंटू क्रॉस ई वेक्टर। पी वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इधर है, और ई वेक्टर की इधर है, तो इस दिशा में। तो इस दिशा में जो अंगूठा है हमारा टॉ वेक्टर की दिशा को बताए। टॉ वेक्टर किधर लगेगा, ऊपर की ओर, समतल से ऊपर की ओर, इस दिशा में। तो टॉ वेक्टर पी क्रॉस ई। ये तो बात हो गई हमारी टॉ। अगर हम जैसे कि देखना चाहेंगे थीटा एंगल पर, पहला बिंदु है, अगर हम देखना चाहेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री पर, और थीटा बराबर 0 डिग्री है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं वो डायपोल भी इसी लाइन में रखा हुआ है, तो इस पर जो फोर्स जो टॉर्क निकलेगा वो क्या आएगा, जो थीटा बराबर 0 रखने पर क्या होगा, साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो टॉर्क क्या आएगा, 0, ठीक है। टॉर्क इस पर नहीं लगेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायपोल के एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या होगा, नहीं लगेगा इस पर। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री की बात करें, तो थीटा बराबर 90 डिग्री की बात करते हैं तो साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और ये जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाता है, मैक्सिमम फोर्स, मतलब सबसे ज्यादा टॉर्क इस लाइन पर लगेगा, पी टी, ठीक है। तीसरी बात करते हैं थीटा बराबर पाई, और थीटा बराबर पाई रखते हैं तो साइन पाई क्या होता है, 0, और साइन पाई 0 होने पर, साइन पाई 0 होने पर ये क्या हो जाएगा, 0। देखो थीटा बराबर 0 रखने पर 0 आ रहा है, लेकिन टॉ बराबर 0 रखने पर, थीटा बराबर पाई रखने पर भी 0 आता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, देखिए जो थीटा बराबर 0 रखते हैं तो माइनस क्यू चार्ज, जो प्लस क्यू चार्ज है वो फोर्स की दिशा में, तो उसी दिशा में जिस दिशा में इसमें बल लग रहा है, ठीक है। इसलिए इसको ऐसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब स्थायी साम, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब स्थायी साम्यावस्था कहलाती है हमारी। तो स्थायी साम्यावस्था का मतलब है कि जैसे कि इस दिशा में रखा हुआ है ना ये डाइपोल, तो इसे थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं बल, तो क्या होगा, हटाने पर दोबारा इसी दिशा में आ जाएगा, ठीक है। उसी साम्यावस्था उसी स्थिति में आ जाएगा, ये रहता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन जो टॉ बराबर 0 आता है, थीटा बराबर पाई, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमने इस तरह से रखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तो इधर है, और जो डाइपोल है इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है। अब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज इधर है लेकिन, और नेगेटिव चार्ज इधर है तो साम्यावस्था है, लेकिन वो क्या कहलाती है, अस्थायी साम्यावस्था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो क्योंकि थोड़ा सा स्लाइटली फोर्स लगाने पर क्या होगा, वो घूमकर बदल जाएगी वो स्थिति, एक तरह से अनस्टेबल है ये, ठीक है। इस स्थिति में है तो साम्यावस्था में, लेकिन अनस्टेबल है वो, थोड़ा सा स्लाइटली फोर्स लगाने पर वो घूम जाएगा और उसे उसकी दिशा में आ जाएगा, इसलिए होगा हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब
ये तो हमारी होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वहां। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कल जो भी हमारा टॉपिक आएगा और इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।